हेलो। आवाज़ आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ स्ट्रक्चर दिए थे तुम्हें बनाने को, तो हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो था वो था SO2। ठीक है, सो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं। तो SO2 जो है, अब देखो सल्फर सेंट्रल एटम होगा बिकॉज वो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, एंड सल्फर को मिनिमम 2 बॉन्ड बनाना, लेकिन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, इसलिए वो 6 बॉन्ड तक बना सकता है। और यहाँ ऑक्सीजन को कितने बनाने हैं मिनिमम? ऑक्सीजन को मिनिमम 2 बॉन्ड बना रहे और मैक्सिमम भी 2 बना सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, सल्फर जो है वो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से और फिर 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास सल्फर 4 बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे SO3 की, तो SO3 में क्या है, सल्फर को मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना लें? नो सीरीज नाउ ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा हमने बताया तुम्हें एंड में जो लास्ट में पॉइंट बताए थे वो ना। ओके, तो SO3 जो है, तो सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 6 बना सकता है ना, जब अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करेगा तो। और सेंट्रल एटम सल्फर है, इसके अलावा ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बनाएगा। तो ये देखो कितने बॉन्ड हो गए? 6 बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो SO3 में सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है। नाउ इसी टाइप से नेक्स्ट है NCl3। अब देखो नाइट्रोजन जो है सेंट्रल एटम हो गया। ठीक है, वहां पर नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन नाइट्रोजन जो है उसका एक ही एटम और क्लोरीन के 3 एटम। नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम लेंगे क्योंकि नाइट्रोजन को ज्यादा बॉन्ड बनाना है। ठीक है, और नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है ना, और क्लोरीन मैक्सिमम तो 7 बना सकता है, लेकिन मिनिमम उसे 1 बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को सेटिस्फाई कौन करेगा? ये कर लेगा कि NCl3 में नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिया और क्लोरीन ने 1 बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इसके बाद यस दक्ष वो हम बाद में बताएंगे, उनका शेप कैसा होगा वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से पता चलेगा। अभी जैसे ये देखो कि कैसे अटैच है। SNO3 में अगर हम देखेंगे तो देखो SNO3 में क्या है, नाइट्रोजन जो है वो एक्चुअली मतलब काफी तरह से तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होते हैं इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए, 3 ऑक्सीजन हमारे पास, तो 1 बॉन्ड इस टाइप से, 2 बॉन्ड इस टाइप से ऑक्सीजन के साथ बनाए, फिर 1 बॉन्ड इस टाइप से ऑक्सीजन के साथ बनाया और एक हाइड्रोजन के साथ। एक्चुअली SNO3 जो है ना, इट इज एसिड, ऑक्सी एसिड बोलते हैं इसे। मतलब इस टाइप के जो एसिड है वो ऑक्सी एसिड है, और ऑक्सी एसिड में OH ग्रुप होता है। क्या होता है? OH ग्रुप, मतलब एक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अटैच होगा। तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होगा, तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन का अपने पास 1 बॉन्ड हो गया ऑलरेडी, तो 1 बॉन्ड वो बनाएगा किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो इस टाइप से नाइट्रोजन 1 बॉन्ड इधर बना लिया, फिर 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन से बनाने पड़ेंगे क्योंकि ऑक्सीजन को मिनिमम 2 बॉन्ड बनाने हैं। अब देखो, अब ऐसा होने पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 ही बना सकता है, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, अभी भी क्या एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? तो वहां पर बनेगा कोऑर्डिनेट। ओके, तो इस टाइप से होता है SNO3 का। नेक्स्ट है NOCl। तो NOCl में भी सेंट्रल एटम नाइट्रोजन को लेंगे बिकॉज वो मैक्सिमम बॉन्ड बना पाएगा। तो और ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं, क्लोरीन को 1 बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास NOCl का। देन इसके बाद C2H6। C2H6 में कार्बन जो है उसको 4 बॉन्ड बनाने और हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा, जैसे मैंने बताया तुम्हें। तो ये हमारे पास हो गया C2H6। ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं।
Yes, this is alkane. दैट शेप वगैरह जो है इसी चैप्टर में पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन के बाद। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद हम शेप बताएंगे क्या हो। हो गया सबका? आगे चलें। यस, अभी जस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो कि किससे कौन सा बॉन्ड अटैच है, ठीक है। यस अनिकेत, दिस इज फर्स्ट पेज। चलिए आगे। नाउ नेक्स्ट वाला जो है वो था BrF5। तो देखो जैसे मैंने बताया कि ब्रोमीन जो है वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, और कौन सा ग्रुप वाला है वो हेलोजन वाला है, तो मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है। मिनिमम उसको एक बॉन्ड बनाना है, लेकिन मैक्सिमम कितने बना सकता है? 7 बना सकता है, ठीक है। और फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया
और ब्रोमीन ने 5 बॉन्ड बना लिए, मतलब ब्रोमीन यहाँ पर सेंट्रल एटम है तो 5 बॉन्ड वो ऑब्वियसली बना सकता है। ठीक है, तो ये 5 बॉन्ड बना लिए। नाउ इससे नेक्स्ट वाला जो है वो है SOF4। तो सल्फर जो है वो सेंट्रल एटम हो गया और सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 6 बना सकता है। ठीक है, तो और ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं, क्लोरीन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो हो गया। ठीक है, सो दिस इज SOF4। देन इसके बाद H2S। तो सल्फर जो है मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाता है, बट मिनिमम उसको कितने बॉन्ड बनाने हैं? 2 बॉन्ड बनाने हैं। तो यहाँ पर सल्फर जस्ट 2 ही बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन को 1 ही बॉन्ड बनाना है। इसके अलावा H2O2। तो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, सो 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों हाइड्रोजन जो है साइड में ही रहेंगे, 1 ही बॉन्ड बनाएंगे। तो अब 1 1 बॉन्ड बना रहे हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड कब बना सकता है? जब ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर आए इनका। दस ऑक्टेट एक्सटेंड कौन करेगा? थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स एलिमेंट जो है ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। जैसे यहाँ पर BRF5 में ब्रोमीन कर रहा है, SOF4 में सल्फर कर रहा है। ओके, मैंने लिखवाया भी है ना, इसलिए वहां पर मैक्सिमम बॉन्ड्स जो है अपने पास ज्यादा आ रहा है। देन H2SO4 की अगर हम बात करेंगे तो H2SO4 में अब देखो सल्फर जो है, जैसे मैंने बताया मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है और हाइड्रोजन को 1 ही बॉन्ड बनाना है। और देखो ये भी एसिड है एक्चुअली, H2SO4 भी क्या है? HNO3 की तरह एसिड है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो किससे अटैच है? ऑक्सीजन से अटैच है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, 2 हाइड्रोजन है, दोनों ऑक्सीजन से अटैच है। और इस टाइप से। इसके अलावा ऑक्सीजन कितने बचे? 2। दोनों ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाना है, मतलब 2 बॉन्ड बनाने हैं। तो दोनों ऑक्सीजन को 2 2 बॉन्ड बनाना है और सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। तो ये हमारे पास H2SO4 होगा। ओके, सो सर, एंड हाउ टू नो when there is ionic bond and when octet expanding will happen? देखो आयनिक बॉन्ड यार 10 मेटल के केस में होगा। आयनिक बॉन्ड किसके केस में होगा? मेटल के केस में। तो इनमें मेटल कोई है ही नहीं। ओके, एक चीज तो वहीं से क्लियर हो गई। इसके अलावा दूसरा क्या, ऑक्टेट कब एक्सपेंड होगा? तो ऑक्टेट एक्सपेंड होगा जब हमारे पास थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स एलिमेंट आ रहे हैं, तभी हो सकता है। और उनमें भी कब हो सकता है? जब हमारे पास ऑब्वियसली जो अटैच एटम है वो ज्यादा हो गए और बॉन्ड ज्यादा बन गए। अगर बॉन्ड कम बन रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पर ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होगा। जैसे H2S के केस में उतने बॉन्ड बन ही नहीं रहे, H2S में 2 ही बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, ज्यादा की जरूरत है ही नहीं सल्फर को। ठीक है, तो वहां पर ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हुआ। बट यहाँ पर अगर हम H2SO4 या SOF4 में, तो यहाँ पर सल्फर को ज्यादा बॉन्ड बनाने हैं तो ऑब्वियसली वो बना सकता है। ओके, तो सल्फर अपना ऑक्टेट क्या कर सकता है? एक्सपेंड कर सकता है। दस यहाँ पर डोनेट नहीं कर रहे हैं यार, फिर से मैं वही चीज बोलूंगा, शेयरिंग हो रही है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि सल्फर ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए फ्लोरीन को और बचे 2 इलेक्ट्रॉन 3s2, नहीं। यहाँ पर डोनेट नहीं हो रहा है। कितनी बार हम वो चीज बोलेंगे कि डोनेट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जस्ट शेयरिंग हो रही है। मृदुल सर, हाउ टू नो विच एटम वी हैव टू बॉन्ड टू व्हाइल ड्राइंग स्ट्रक्चर? मृदुल, तो ये तो वही मैंने बताया ना कि जो अपने हमने कुछ तुम्हें पॉइंट्स लिखवाए थे लास्ट लेक्चर में, उसी पर बेस्ड है। हाइड्रोजन को जैसे एक ही बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा। इसके अलावा अगर हमारे पास एसिड आ गया तो उसमें हाइड्रोजन जो है जनरली, जैसे H2SO4 हो गया या पहले HNO3 हुआ, तो इनमें हाइड्रोजन जनरली किसके साथ रहेगा? ऑक्सीजन के साथ रहेगा, मतलब OH ग्रुप हमारे पास होगा। ओके, तो वो चीज हमें याद रखनी है। ओके, इसके अलावा अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है तो डायरेक्ट सेंट्रल एटम से अटैच कर सकते हो। प्राकृत सर, हाउ टू नो व्हेन
दे विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो प्रैक्टिस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, जब हमारे पास उसका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है, तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जैसे HNO3 में नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है, बट उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, मैं बोल सकता हूँ उसको जितने बॉन्ड बनाने थे ना उतने बना लिए। तो HNO3 में नाइट्रोजन ने ऑलरेडी देखो कितने बॉन्ड बना लिए थे, अगर हम फिर से HNO3 का देखें तो नाइट्रोजन ने ऑलरेडी देखो 3 बॉन्ड बना लिए थे, तो उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था HNO3 में नाइट्रोजन। तो अपना वो ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह फॉस्फोरस होता ना, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं आता, क्योंकि फॉस्फोरस अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर पाता, लेकिन नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। ओके, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो अगर किसी का मतलब सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट का किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है एंड फिर भी उसे बॉन्ड बनाना है किसी के साथ, तो फिर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। यस, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिस शेयर कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। यस दैट्स, ठीक है, हो गया सबका। ये बना ले स्ट्रक्चर। Siddharth sir, so we can say that coordinate bond is formed only when there is second period element, right? Because third period onwards. Yes Siddharth, second period element जो है उसी के केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, थर्ड पीरियड वाले तो ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। चले आगे। नाउ नेक्स्ट H2SO4 के बाद H2CO3। तो H2CO3 जो है, यहाँ पर देखो कार्बन को सेंट्रल एटम हो गया ना, और कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, और मिनिमम भी उसको 4 ही बनाने हैं। तो 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन किसके साथ रहेंगे, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो COH COH, इसके अलावा एक ऑक्सीजन बचा, तो वो इस टाइप से डबल बॉन्ड बना लिया। ओके, तो दिस इज H2CO3। इसके बाद हमारे पास है H3PO4। तो फॉस्फोरस जो है मिनिमम 3 बॉन्ड बनाता है और मैक्सिमम कितने बना सकता है, 5 बना सकता है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन से अटैच करेंगे तो हमारे पास इस टाइप से आएगा। अभी कितने ऑक्सीजन बचे, अभी हमारे पास एक ऑक्सीजन बचा, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सी एसिड थे, ये क्या थे, ऑक्सी एसिड थे। और नेक्स्ट वाला जो है वो इनऑर्गेनिक एसिड है, ऑक्सी एसिड नहीं, इनऑर्गेनिक एसिड है, सॉरी ऑर्गेनिक एसिड है। तो उसमें है CH3COOH, इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो CH3COOH में देखो क्या है,
दो कार्बन है ना यहाँ पर, तो दोनों कार्बन को ऑब्वियसली कितने बॉन्ड बनाने, दोनों कार्बन को 4 बॉन्ड, ठीक है। तो दोनों कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाएंगे, एंड हर ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने, और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकते हो, तो हाइड्रोजन तो साइड में रहेगा। तो देखो CH3 वाला पार्ट ऐसे हो गया, दिस इज CH3 वाला पार्ट। देन ये कार्बन एक और बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड हो गए ना ऑलरेडी, एक और बॉन्ड बनाएगा, वो कार्बन के साथ ही बनाएगा। अब ये कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक तो ऑलरेडी बन गया है, कितने बॉन्ड और बनाने हैं इसे, इसे 3 बॉन्ड और बनाने हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अटैच हो गया इस टाइप से, एक ऑक्सीजन और बच गया, तो वो इस टाइप से डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। सो दिस इज CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड कैटेगरी में आता है, दिस इज एसिटिक एसिड, ओके। देन हमारे पास नेक्स्ट है P4O6 एंड P4O10, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं, पहले लिख लो ये। उनका थोड़ा अलग स्ट्रक्चर होता है। यस यस, इथेनोइक एसिड बोलते हैं इसे, IUPAC नेम इज इथेनोइक एसिड। मृदुल स्ट्रक्चर मतलब ऐसा है कि याद रखोगे तो अच्छा है, वैसे बाकी बनाना भी सीख ही लो। ठीक है, तो लिखो फिर आगे चलते हैं। यस दक्ष, ये CH3COH जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट हमारे पास है P4O6 एंड P4O10। तो इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी अलग है, मतलब देखो क्या है, मतलब ऑब्वियसली स्ट्रक्चर तुम याद ही रखोगे। यहाँ पर वो सेटिस्फाई होगा कि मिनिमम फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाएगा, एंड ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाएगा, तो वो चीज तो मतलब सेटिस्फाई होगी। बट स्ट्रक्चर मतलब तुम अपने हिसाब से जब बनाओगे तो काफी स्ट्रक्चर बना सकते हो, बट एक्चुअली एग्जिस्ट कौन से टाइप की स्ट्रक्चर करती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हम जो बना रहे हैं वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगी। तो देखो क्या है, तो यहाँ पर एक्चुअल में ऐसे 4 फॉस्फोरस बना दो तुम, ठीक है, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ इन दोनों की स्ट्रक्चर को। देन हर फॉस्फोरस मतलब 2 फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो, और इस टाइप से
ये आ गया, ठीक है। तो 4 फॉस्फोरस हमने बनाए, उसके बाद 4 ऑक्सीजन आ गए, ठीक है। लेकिन अभी देखो फॉस्फोरस के 3 बॉन्ड नहीं हुए यार, मिनिमम उसको 3 बॉन्ड बनाने हैं ना। तो फॉस्फोरस के क्या 3 बॉन्ड अभी तक नहीं हुए। ऑक्सीजन के तो ठीक है, 4 ऑक्सीजन जो हमने बनाए, इन चारों के क्या 2-2 बॉन्ड हो गए, तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने होते हैं। लेकिन फॉस्फोरस को मिनिमम 3 बॉन्ड बनाने, जिससे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। बट हर फॉस्फोरस के देखो 2 ही बॉन्ड बने, हाँ। अभी क्या 2 ऑक्सीजन और बचे हुए हैं। टोटल कितने ऑक्सीजन थे इसमें? 6 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन और बचे। तो एक्चुअल में वो 2 ऑक्सीजन जो है ना, वो सामने वाले फॉस्फोरस से अटैच होंगे। इन दोनों फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आएगा, सिमिलरली इन दोनों फॉस्फोरस के बीच में भी एक ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि ये देखो, तो अभी देखो इन दोनों फॉस्फोरस के 3-3 बॉन्ड हुए कि नहीं हुए? ठीक है, इन दोनों फॉस्फोरस के 3-3 बॉन्ड हो गए, और हर ऑक्सीजन का भी देखो हमने जो बनाया वो 2-2 बॉन्ड हो गए। इसके अलावा एक और ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो उसका भी ऐसे ही ले लो, ये भी सामने वाले फॉस्फोरस से अटैच होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास होता है P4O6 का स्ट्रक्चर। क्लियर है? ठीक है। तो अब देखो हर फॉस्फोरस के कितने बॉन्ड हो गए? 3 बॉन्ड हो गए, जो कि उसको एटलीस्ट बनाने हैं, जिससे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। हर ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए? 2 बॉन्ड हो गए। नहीं, ऐसा कुछ दैट सेंटर का कुछ नहीं है, मतलब वो जो है ना, जो बीच वाले ऑक्सीजन है, ये हमारे पास क्या है, ये प्लेन में नहीं है, ये पूरी स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट इन प्लेन, इट इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये दोनों, ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों फॉस्फोरस के बीच में। सिमिलरली ये जो वाला ऑक्सीजन जो है, ये भी दोनों फॉस्फोरस के बीच में आ रहा है। ओके, तो ये ऐसा नहीं, ये सेंटर में ये कोई वो स्ट्रक्चर नहीं है, प्लेन वाली स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या 3D वाली स्ट्रक्चर है। ओके, तो तुम ऐसा बोल सकते हो एक तरह से ब्रिज बन रहा है, एक ब्रिज ये बन रहा है, ये हर एक पीओपी बॉन्ड जो है, एक तरह से ब्रिज का ही काम कर रहा है, ठीक है, काइंड ऑफ ब्रिज हो गया है। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर फॉस्फोरस जो है, हर फॉस्फोरस बाकी 3 फॉस्फोरस से अटैच है। हर फॉस्फोरस जो है बाकी 3 फॉस्फोरस से अटैच है थ्रू ऑक्सीजन। देखो ये वाला फॉस्फोरस, देखो ये इस फॉस्फोरस से भी अटैच है, इस फॉस्फोरस से भी अटैच है, इस फॉस्फोरस से भी अटैच है, ठीक है। तो हर फॉस्फोरस जो है बाकी 3 फॉस्फोरस से अटैच है थ्रू पीओपी बॉन्ड या थ्रू ऑक्सीजन। नो दक्ष, दोनों ऑक्सीजन सेम पॉइंट पर नहीं मिलेंगे, वो अलग अलग जगह है भाई। वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये 3D है, 3D है ये, मतलब तुम इसको ऐसे बोल देते हो कि यार ये हमारे पास अपने मतलब अपनी साइड आ रहा है, मान लो ये पीओपी बॉन्ड अपनी साइड है, और ये वाला जो पीओपी बॉन्ड है नीचे की साइड है, ठीक है। एक पॉइंट पर नहीं मिल रहे हैं ये कुछ, ये एक प्लेन है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। दृष्टि तुम बनाने को तो और भी बना सकते हो, लेकिन एग्जिस्ट ऐसे करता है। ओके प्रकृत, अपने हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि और भी स्ट्रक्चर तुम इसके बना सकते हो, कि फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए, लेकिन एग्जिस्ट इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। यहाँ पर पीओपी बॉन्ड होते हैं, P4O6 में क्या है, पीओपी बॉन्ड होते हैं। तो कैसे बनाया हमने, फिर से देखो एक बार, 4 फॉस्फोरस बनाओ, यस दिस इज करेक्ट वन ओनली। तो 4 फॉस्फोरस बनाओ, इस टाइप से 4 फॉस्फोरस बना दिए, और अब हर फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ये आ गया। इसके अलावा ये वाला फॉस्फोरस और ये वाला फॉस्फोरस के बीच में भी एक ऑक्सीजन आएगा, सिमिलरली ये वाला फॉस्फोरस और ये वाला फॉस्फोरस के बीच में भी एक ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। क्लियर है? सो दिस इज P4O6। तो यहाँ पर फॉस्फोरस जो है कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, उसको 3 बॉन्ड बनाने भी चाहिए एटलीस्ट, जिससे कि उसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए।
ओके, तो ये हमारे पास हो गया P4O6 का स्ट्रक्चर। जीत, जैसे मैंने बताया कि एग्जिस्ट ऐसे करता है, तुम बना और भी तरह से सकते हो, लेकिन एग्जिस्ट ऐसे ही करता है कि हम बोलेंगे कि P4O6 का स्ट्रक्चर यही है। नाउ मतलब तुम्हें ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। P4O6 का स्ट्रक्चर क्या है, याद रखना है। जैसे तुम्हें मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि इन P4O6 नंबर ऑफ PP बॉन्ड कितने हैं। ओके, तो नंबर ऑफ P सिंगल बॉन्ड P कितने हैं बताओ। नंबर ऑफ P सिंगल बॉन्ड P कितने हैं इसमें? 0, एक भी PP बॉन्ड नहीं बन रहा है। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट वाला P4O6 के बाद नेक्स्ट है P4O10। तो ये भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर देखो 4 ऑक्सीजन हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले तो P4O6 जैसा स्ट्रक्चर इसका रहेगा, फिर थोड़ा सा उसमें और चेंज आएगा। तो P4O6 का स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब हमने इस टाइप से बना दिया पहले तो। ये हमारे पास हो गया P4O6 वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी कितने ऑक्सीजन बच गए? अभी 4 ऑक्सीजन बच गए, ठीक है। और लेकिन फॉस्फोरस अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है ना। फॉस्फोरस क्या अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, और एक्सपेंड करके वो मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है। तो लास्ट वाले केस में हर फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा था, अभी फॉस्फोरस जो है 5 बॉन्ड बनाएगा। कैसे? जो 4 बचे हुए ऑक्सीजन है वो दो चारों क्या है, डबल बॉन्ड बना सकते हैं, बिकॉज उनको भी अपना ऑक्टेट क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो P4O10 का स्ट्रक्चर। ओके, तो दिस इज P4O10 का स्ट्रक्चर। तो P4O6 में हर फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर हर फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है। मतलब इस केस में ऑक्टेट जो है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। लास्ट वाले केस में ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हुआ, इसमें ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है। नो, फॉस्फोरस 5 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, बिकॉज उसके वैलेंस सेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन। ओके, सो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन जब वो शेयर करेगा तो मैक्सिमम 5 बॉन्ड ही बनेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर के एंड में लिखवाया भी है ना कि कौन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। तो ग्रुप 15 वाले मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकते हैं, ग्रुप 16 वाले मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकते हैं, ग्रुप 17 वाले मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकते हैं। याद है? तो ग्रुप 15 वाला है फॉस्फोरस, तो मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकते हैं।
हो गया सभी का? ओके, तो ये हमारे पास हो गए स्ट्रक्चर। नाउ आगे चलते हैं। तो अब देखो, हाइड्रेशन एनर्जी सर ने करा दिया ना तुम्हें? हाइड्रेशन एनर्जी सर ने करा दिया था ना? ओके, तो सर ने हाइड्रेशन एनर्जी करा दिया, बाद में हमने लैटिस एनर्जी भी बता दिया था क्या होता है। तो इन दोनों को यूज करके हम यहाँ पर सॉलिबिलिटी देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सॉलिबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। सॉलिबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो देखो, हमारे पास एक्चुअली क्या है, किसी भी आयनिक कंपाउंड, या आयनिक कंपाउंड मतलब सॉल्ट ऑब्वियसली। ओके, सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? सॉल्ट की। ओके, तो सॉल्ट की अगर हमें सॉलिबिलिटी देखनी है तो हमारे पास जैसे NaCl है, ठीक है। तो NaCl को वाटर में डालेंगे तो वो सॉल्युबल है कब? जब वो Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस आयन बना ले, ठीक है। जैसे मान लो हम NaCl की बात कर रहे हैं, तो NaCl सॉलिड को हमने डाला किसमें? वाटर में। और वाटर में डालने पर वो क्या बना लेना चाहिए? Na पॉजिटिव एक्वस आयन एंड Cl नेगेटिव एक्वस आयन, ठीक है। अगर ये आयन बना लेगा तो वो क्या है? सॉल्युबल। ओके, दोनों के एक्वस आयन बनने चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। ब्रैकेट में याद रखना AQ है, AQ मतलब एक्वस, ठीक है। एक्वस आयन है इसका भी और दूसरे का भी एक्वस आयन, ठीक है। तो NaCl सॉलिड को हमने किस में डाला? वाटर में डाला। और वाटर में डालने पर वो क्या बना लेना चाहिए? Na पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस। अभी एक्चुअली दो स्टेप में ये होता है, ठीक है। दो स्टेप में ये होगा। तो पहला वाला जो स्टेप है वो है लैटिस एनर्जी। पहला स्टेप क्या है? लैटिस एनर्जी। तो जैसा मैंने पहले ही तुम्हें बताया है कि लैटिस एनर्जी जो है वो क्या है? जब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आयन में हम ब्रेक करते हैं तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी ना, ठीक है। ये इसको हम फिर से लिखा देते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड breaks into its constituent gaseous ion, ठीक है। तो जब 1 मोल आयनिक सॉलिड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आयन में ब्रेक होगा तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। जैसे हम अगर बात करेंगे तो जैसा मैंने बताया कि ये दो स्टेप में होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि ये जो NaCl सॉलिड है ये अपने गैसियस आयन में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो पहला स्टेप ये हो, सॉलिड जो है गैसियस आयन में ब्रेक हो। और ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड है जिसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव, याद है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड के लिए साइन क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। रिलीज के लिए साइन क्या लिया जाता है? नेगेटिव। ये बताया होगा तुम्हें सर ने, ठीक है। सो एनर्जी रिक्वायर्ड है तो साइन क्या लेंगे इसका? पॉजिटिव लेंगे, दैट इज लैटिस एनर्जी। ओके, अच्छा। ये जो लैटिस एनर्जी है ये किस पे डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है चार्ज एंड साइज पर, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी जो है, याद रखना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज Q पॉजिटिव इंटू Q नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव आयन का चार्ज इंटू नेगेटिव आयन का चार्ज। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड जो बीच की डिस्टेंस है, मतलब पॉजिटिव आयन की रेडियस प्लस नेगेटिव आयन की रेडियस, वो क्या हो गया? बीच का डिस्टेंस हो गया। ओके, तो जो बीच का डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बीच के डिस्टेंस के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि
पॉजिटिव आयन की रेडियस और नेगेटिव आयन की रेडियस को मिला देंगे तो बीच की डिस्टेंस आ जाएगी ना। ओके, तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीच का डिस्टेंस, मतलब आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। ओके, तो इस पे डिपेंड करेगा लैटिस एनर्जी। यस, दैट्स ऑब्वियसली जब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर जस्ट मैग्नीट्यूड लेंगे। ओके, वी विल टेक जस्ट मैग्नीट्यूड। तो चलो मॉड ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव आयन का चार्ज इंटू नेगेटिव आयन का चार्ज, तो यहाँ पर मॉड लिया जाएगा। यह सिमिलर टू ग्रेविटी वाला। ठीक है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों का क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है। साइन के साथ नहीं लेंगे, जस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे। पॉजिटिव आयन का चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू नेगेटिव आयन के चार्ज का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड जो बीच का डिस्टेंस है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी। Sir, I have one doubt. Sir, what is gaseous ion? Ion is same in liquid, solid, liquid or gaseous form? No यार, रक्स गैसियस आयन जो गैसियस फेस में रहेगा, सॉलिड सॉलिड मतलब जनरली हमारे पास जो आयन है वो गैसियस फेस में ही रहता है। जब हम यहाँ पर आयन वगैरह की बात कर रहे होते हैं, एक तो गैसियस वाला होता है, एक एक्वस वाला होता है जनरली। ओके, तो एक्वस आयन जो है सॉल्यूशन में रहेगा और गैसियस आयन जनरली अपने पास आयनिक बॉन्ड वगैरह में रहेगा। गैसियस आयन कैसे बनता है, गैसियस आयन कैसे बनता है याद है? जैसे अगर हम आयनेशन एनर्जी की जब बात करते थे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते थे तो वहां पर गैसियस आयन ही आते थे। आयनेशन एनर्जी से कैसा आता था, पॉजिटिव आयन आता था, गैसियस आयन। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले में क्या आता था, वहां पर नेगेटिव आयन आता था गैसियस में। यस सिद्धार्थ, मतलब तुम जो बात कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो कि सॉलिड से कैसे आएगा, तुम बात कर रहे हो जैसे तुम्हें Na पॉजिटिव गैस बनाना है तो करेक्ट बता रहे हो। पहले सॉलिड को कन्वर्ट कर दिया तुमने गैस में, फिर गैस जो है वो कन्वर्ट हुआ गैसियस आयन। तुम इसकी बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाली एनर्जी सब्लिमेशन वाली है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किया, और सेकंड वाली आयनाइजेशन एनर्जी। लिख लिया सबने? लिखो जल्दी। तने ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कहाँ पढ़ा है तुमने?
देखो काफी लोगों को इस चीज में काफी वो रहता है, तने जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर देन होता है कोवेलेंट बॉन्ड जनरली, ओके, लेकिन नॉट ऑलवेज, क्योंकि देखो क्या ये अलग अलग एलिमेंट के लिए ये चीज चलती है। मतलब जैसे अगर मैं बात करता हूँ यार कि आयनिक बॉन्ड को अगर मुझे ब्रेक करना है ना, आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो यहाँ पर एक्चुअली हम आयनिक बॉन्ड को ही ब्रेक कर रहे हैं। ये जो हम काम कर रहे हैं, देखो ये वाला जो हम लिख रहे हैं ऊपर, ये जो हमने लैटिस एनर्जी लिखा है ना, तो यहाँ पर हम बेसिकली आयनिक बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है Na और Cl के बीच में, तो उस NaCl को हम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में वापस कन्वर्ट कर रहे हैं। सो वी आर ब्रेकिंग आयनिक बॉन्ड, तो ये लैटिस एनर्जी है। तो इस स्टेप में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसको तुम कंपेयर करोगे कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी से। तो कई बार ऐसा है कि यार लैटिस एनर्जी ज्यादा आ जाती है, कई बार ऐसे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आ जाती है, ठीक है। तो जनरली लैटिस एनर्जी ज्यादा आती है, बट कभी कभी बॉन्ड भी ज्यादा आ जाती है, बॉन्ड एनर्जी। तो कुछ फिक्स नहीं है, ओके। जनरली आयनिक बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, बट वो फिक्स नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। दक्ष NaCl सॉलिड को Na पॉजिटिव गैसियस आयन और Cl नेगेटिव गैसियस आयन में कन्वर्ट करें। जब हमारे पास वो आयनिक बॉन्ड बना था NaCl वाला, तो उसमें गैसियस आयन पास में आए थे और उन्होंने आयनिक बॉन्ड बनाया था। लिख लिया सबने? यस सिद्धार्थ। तो ये हमारे पास लैटिस एनर्जी जो है एक तरह से फर्स्ट स्टेप हो गया है सॉल्युबिलिटी के लिए। नाउ चलो एक दो क्वेश्चन भी ले लेते हैं कि लैटिस एनर्जी अगर तुम्हें कंपेयर करना हुआ तो कैसे कर सकते हो। तो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। कंपेयर लैटिस एनर्जी ठीक है। तो इन तीनों का लेटिस एनर्जी कंपेयर करो। फर्स्ट वाले में किसका लेटिस एनर्जी ज्यादा, LiCl का या NaCl का? सेकंड वाले में किसका ज्यादा, LiCl या BeCl2? थर्ड वाले में किसका ज्यादा, MgCl2 या AlCl3? Yes, that's. Sir, I was asking that how can we convert NaCl solid into Na gas and Cl minus gas? Na पॉजिटिव गैस एंड Cl माइनस गैस, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है वो ऐसे ही बनता है। गैसियस आयन जो है वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं एंड देन वो आयनिक बॉन्ड बनता है। सर नहीं, how can a solid give two gaseous ions? ऐसे कैसे होता है? बिकॉज उसमें आयनिक बॉन्ड में गैसियस आयन ही है।
आयनिक बॉन्ड जो बन रहा है वो उसमें गैसियस आयन से ही बन रहा है ना, वो दो गैसियस आयन एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और उसकी वजह से आयनिक सॉलिड बन रहा है। ऑन व्हाट बेसिस वी कंपेयर लैटिस एनर्जी, तो इसके लिए मैंने बताया ना यार, अभी तो बताया। ये देखो लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, भाग्यश्री, इस फॉर्मूला के बेसिस पर हम लैटिस एनर्जी कंपेयर करेंगे। तो देखो फर्स्ट वाले में दोनों पर चार्ज सेम है ना, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों कंपाउंड में चार्ज तो सेम है, तो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन सेम आया। लेकिन साइज देखो, फर्स्ट वाला और सेकंड वाले में जब हम साइज देखेंगे तो फर्स्ट वाले में Li पॉजिटिव है और सेकंड वाले में Na पॉजिटिव है। Li पॉजिटिव बड़ा है, Na पॉजिटिव बड़ा है, Li पॉजिटिव बड़ा है, Na पॉजिटिव बड़ा है, Na पॉजिटिव बड़ा है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना लैटिस एनर्जी साइज के, था कि नहीं था? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो साइज अगर बड़ा हुआ तो लैटिस एनर्जी छोटा हो जाएगा ना यार। ओके, तो फर्स्ट वाले में NaCl जो है उसका लैटिस एनर्जी क्या आएगा, कम आएगा, बिकॉज साइज जो है छोटा हो गया, साइज जो है बढ़ गया NaCl में, तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा, बिकॉज लैटिस एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। दक्ष, आयन है तो आयनिक रेडियस लेंगे ना भाई, अगर आयन है तो आयनिक रेडियस लेंगे। नाउ LiCl एंड BeCl2 में अगर हम देखेंगे तो, अब देखो LiCl और BeCl2 में अगर हम देखेंगे तो चार्ज से भी आंसर सेम आएगा और साइज से भी सेम आएगा। तो BeCl2 में चार्ज ज्यादा है, ओके, BeCl2 में B+2 एंड LiCl में Li+1, ठीक है। तो BeCl2 में +2 -2 है, तो मल्टीप्लीकेशन होके क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। Q पॉजिटिव इंटू Q नेगेटिव क्या आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, और इधर Q पॉजिटिव इंटू Q नेगेटिव क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ओके, तो चार्ज का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा हो गया। इसके अलावा साइज भी देखो, यहाँ पर क्या है, Li पॉजिटिव और इधर Be2 पॉजिटिव है, तो Be2 पॉजिटिव का साइज छोटा होता है, Be2 पॉजिटिव का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो साइज छोटा है तो लैटिस एनर्जी उसकी वजह से भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज की वजह से भी एंड साइज की वजह से भी, दोनों की वजह से लैटिस एनर्जी जो है BeCl2 का ज्यादा आएगा, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी के लिए हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यार Q पॉजिटिव इंटू Q नेगेटिव किसका ज्यादा है, एंड R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव किसका छोटा है। जिसका R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव छोटा है उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। नो दक्ष, हमें दोनों की नहीं लेंगे, एक ही लेंगे। दोनों में Cl जो है वो कॉमन है, ठीक है, दोनों में Cl जो है वो क्या है, कॉमन है। तो विल ओनली कंपेयर Li एंड B, Li और B का साइज जो है वही कंपेयर करेंगे। R नेगेटिव इज सेम, विल कंपेयर ओनली R पॉजिटिव। उस तो दोनों Cl जो है वो अलग अलग टाइप से अटैच है ना यार, एक साथ नहीं है दोनों Cl। BeCl2 में 2 Cl है, पर दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे हम। दो एडजेसेंट आयनिक बॉन्ड जो है बनेगा तो किसके बीच में बनेगा यार, आयनिक बॉन्ड जो है वो इस B और Cl के बीच में आएगा एंड इस B और Cl के बीच में आएगा, समझ आ रहा है। वैसे यहाँ पर BeCl2 में कोवलेंट बॉन्ड होता है, बट जो आयनिक बॉन्ड आएगा वो किसके बीच में आएगा, ये B और Cl के बीच में, एंड सिमिलरली इस B और इस Cl के बीच में। ओके, सो बीच का डिस्टेंस इज R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव, क्लियर है, ना कि R पॉजिटिव प्लस 2R नेगेटिव।
ओके, वैसे BeCl2 में आयनिक बॉन्ड के बजाय कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो भी हम बाद में बताएंगे क्यों होता है। एक फजांस रूल आएगा, उसकी वजह से यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है। यस दैट, तो हम वही मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि आयनिक बॉन्ड जो है उसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है एक तरह से वो क्या है, लैटिस एनर्जी। एंड कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाले में क्या है, MgCl2 है एंड AlCl3 है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर +2 -2 चार्ज, यहाँ पर +3 -3 चार्ज। ओके, सो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर चार्ज का क्या आया 4, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज क्या आया 9। तो ऑब्वियसली AlCl3 का ज्यादा हो जाएगा चार्ज से भी, और साइज से देखोगे तो वहां से भी ज्यादा ही आएगा। क्यों? बिकॉज Al3 पॉजिटिव जो है वो Mg2 पॉजिटिव से छोटा होगा। ठीक है, तो दोनों की वजह से AlCl3 जो है उसका ज्यादा आएगा लैटिस एनर्जी। तो Q पॉजिटिव इंटू Q नेगेटिव बाय R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव को कंपेयर करना है। R पॉजिटिव और R नेगेटिव दोनों में एक किसी का आयन, किसी एक आयन को कॉमन दे देंगे। ठीक है, जैसे सेकंड एंड थर्ड में हमने Cl को कॉमन दिया है। ओके, तो Cl कॉमन दिया है तो कंपेयर क्या करोगे, जस्ट पॉजिटिव आयन की रेडियस कंपेयर कर लो, उसी से आंसर आ जाएगा। ओके, तो Li और Be में Be का साइज छोटा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पर Mg और Al में Al3 पॉजिटिव का साइज जो है छोटा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा है। एक कॉमन आयन आ गया है तो दूसरे को ही कंपेयर करना है। कॉमन आयन का तो ऑब्वियसली साइज दोनों साइड सेम ही है। ओके, तो इस टाइप से हम लैटिस एनर्जी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हम बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी की, एंड सॉल्युबिलिटी में हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या आना चाहिए, सॉल्युबिलिटी में हमारे पास जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, अगर सॉल्युबल है तो वाटर में। ऑब्वियसली वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, तो वाटर में अगर सॉल्युबल है तो क्या बनना चाहिए, सॉलिड से एक्वस आयन बनने चाहिए। ओके, तो सॉलिड से क्या बनने चाहिए, एक्वस आयन। तो सॉलिड अगर एक्वस आयन बना लेता है वाटर में डालने पर, कोई भी आयनिक सॉलिड या कोई भी सॉल्ट जो है अगर एक्वस आयन बना लेता है वाटर में डालने पर, तो वो क्या है, सॉल्युबल है। ठीक है, तो ये मैंने जैसे बताया 2 स्टेप में ये चीज होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, सॉलिड जो है अपने गैसियस आयन में ब्रेक होता है, और जब ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इस रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट वाला जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि ये जो गैसियस आयन है, हमने देखो वाटर डाला है, ठीक है, लेकिन वाटर डालने पर पहले क्या होता है, किसी भी सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो पहले क्या होता है, वो सॉल्ट जो है वो गैसियस आयन में ब्रेक होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो गैसियस आयन है इनके चारों तरफ वाटर आ जाता है, और उससे ये एक्वस आयन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक्वस आयन। तो वो जो एनर्जी वो कौन सी होती थी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, दिस वाज लैटिस एनर्जी। नाउ नेक्स्ट है हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, जब हमारे पास गैसियस आयन के अराउंड क्या आता है, वाटर मॉलिक्यूल आता है। ओके, सो एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of iron, 1 mole of कैसा आयन, गैसियस आयन, 1 mole of gaseous ion is surrounded by water molecules is called hydration energy। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, हाइड्रेशन एनर्जी।
तो इसकी वजह से क्या बनेगा, गैसियस आयन जो है एक्वस आयन में कन्वर्ट होगा, दैट इज गैसियस आयन is converted into aqueous ion. ओके, तो Na पॉजिटिव का जो अपने पास आयन है गैसियस आयन, उसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल आए और वो क्या बन गया, Na पॉजिटिव एक्वस बन गया। एंड सिमिलरली Cl नेगेटिव के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल आए एंड वो भी क्या बन गया, एक्वस आयन बन गया। ठीक है, तो इन दोनों स्टेप में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब दोनों रिएक्शन में जो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और वो क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो दोनों की हाइड्रेशन एनर्जी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे जो भी है। ओके, yes that's Sir, in junior classes we had learned no, the NaCl को water में भी dissolve, तो water molecules attract the Na part and the Cl minus part, so the Na plus and Cl minus will get separated. तो sir then who is providing the lattice energy? ये तो अपने आप ही हो रहा है ना process? क्या फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो कि वाटर क्या करता है? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। दैट्स फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? Sir, I am saying in junior classes we had learned no कि NaCl को when we dissolve in water, so the water molecules will come and attract the Na plus part and the Cl minus part. एक मिनट, वाटर मॉलिक्यूल जो नहीं है, जैसा भी मैं अभी बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये होता है, मे बी तुमने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ी अलग चीज पढ़ ली होगी। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि पहले NaCl जो है कन्वर्ट हुआ किसमें, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव गैसेस आयन। नाउ दीज गैसेस आयन विल अट्रैक्ट H2O पार्ट। ओके, Na पॉजिटिव का जो गैसेस आयन है, इट विल अट्रैक्ट H2O का पार्ट, एंड सिमिलरली Cl नेगेटिव का गैसेस आयन विल आल्सो अट्रैक्ट H2O मॉलिक्यूल। Sir, but then who is converting into gaseous ion? We are providing energy or like अपने आप process होता है? इसको तुम दो तरह से सोच सकते हो ना, इसको तुम ऐसा सोच सकते हो कि पहले वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी। ओके, फर्स्ट वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू कन्वर्ट NaCl सॉलिड इनटू इट्स गैसियस आयन, एंड देन एनर्जी इज रिलीजिंग। ओके, सेकंड स्टेप एनर्जी इज रिलीजिंग, तो वो वहां पर बैलेंस हो जाएगा, तुम ऐसे सोच सकते हो। ओके, पहले हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, या फिर उसको ऐसे बोल सकते हैं जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी में से कुछ यूज हो जाएगा, फर्स्ट वाले स्टेप। सर लेकिन सपोज मैं NaCl like water में dissolve करता हूँ, तो that time we don't provide any energy and it gets dissolved on its own. या वो ठीक है, बट एक्चुअली क्या है, उसका प्रोसेस यही है, मतलब कि वो अपने पास हो सकता है उसने एटमॉस्फेयर से थोड़ी एनर्जी ली होगी, उसको तुम ऐसे सोच सकते हो कि उसने कुछ एटमॉस्फेयर से थोड़ी एनर्जी ले ली होगी किसी फॉर्म में। ओके, नाउ उस फॉर्म की वजह से वो कन्वर्ट हो गया गैसियस आयन। ओके, एंड देन गैसियस आयन जो है वो फिर वाटर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, तो बाद में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेकंड स्टेप में जो एनर्जी रिलीज हुई उसी में से कुछ एनर्जी उसने यूज कर ली फर्स्ट स्टेप। क्लियर है?
NaCl जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा वाटर मॉलिक्यूल को, Na पॉजिटिव गैसेस आयन एंड Cl नेगेटिव गैसेस आयन वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। उस एनर्जी में से जो है वो यूज होगा। यस दक्ष, मैं वही बोल रहा हूँ कि पहले हमने NaCl सॉलिड को डिजोल्व किया है एंड वो NaCl सॉलिड जो है Na पॉजिटिव गैसेस और Cl नेगेटिव गैसेस में ब्रेक हो गया। ओके, सो पहले NaCl जो है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा और उसे ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड। तो वो एनर्जी कहाँ से दे रहे हैं वो उसका तुम्हें मेन प्रॉब्लम है। तो वो एनर्जी एक्चुअली उसको दो तरह से मैं बोल रहा हूँ ले सकते हैं। एक तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसने कुछ एटमॉस्फेयर से एनर्जी ले ली होगी, ठीक है, ब्रेक होने के लिए, एंड देन वो ब्रेक हो गया, उसके बाद में फिर वो एनर्जी वापस क्या करेगा, रिलीज करेगा। फिर सेकंड स्टेप में एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। या फिर दूसरा ऐसे सोच सकते हो कि हमने थोड़ा सा उसे एनर्जी प्रोवाइड किया। यार एटमॉस्फेयर में अपने पास हीट वगैरह तो रहेगा ना कुछ टेम्परेचर तो रहता ही है ना। मैं बोलता हूँ कि वाटर का अपने पास जो टेम्परेचर है वो कम है और बाहर का टेम्परेचर हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो, तो उससे ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर वगैरह तो हो ही सकता है ना। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर वगैरह हो सकता है, तो वहां से थोड़ी बहुत एनर्जी आ सकती है। तो अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल भी NaCl का गैसेस आयन में कन्वर्ट हो गया तो वहां पर एनर्जी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड होगी, एंड देन तुरंत ही फिर सेकंड स्टेप पे एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो फिर वो रिलीज वाली एनर्जी को यूज कर लेगा आगे फिर से बाकी मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने के लिए। समझ आया? यस ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई हॉट वाटर में सॉल्ट अच्छे से डिजोल्व होता है। हॉट जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या हम बोलते हैं कि वाटर को हॉट ले लेंगे, हॉट वाटर ले लेंगे, तो वहां पर सॉल्ट जो है ज्यादा अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। ऑब्वियसली, बेसिकली हम अगर ज्यादा तुम्हें टेम्परेचर ज्यादा लगा देंगे या हम बोलेंगे कि अगर हमने हॉट वाटर ले लिया तो बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी ना। ओके, सो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले वाला जो स्टेप है वो इजीली हो जाएगा। तो जितना इजीली पहले वाला स्टेप होगा सेकंड स्टेप में तो एनर्जी रिलीज ही हो रही है, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन अपना हमें टाइम किस में लगता है, पहले वाले स्टेप में टाइम लगता है, क्योंकि उस स्टेप में क्या एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो अगर हम ऑलरेडी उसको एनर्जी दे देंगे देन कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस बोलो। बोलो दक्ष। सर आई एम सेइंग सपोज हॉट वाटर में डाला तो सॉल्ट अब ब्रेक हो गया Na प्लस और Cl माइनस, फिर उसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स आएगी और फिर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो जाएगी वैसे। यस 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 बिल्कुल। ओके सर फिर डिसोसिएशन कैसे होगा वो मैं पूछ रहा था आपसे। डिसोसिएशन हो गया ना, अपने वाटर जब प्रोवाइड हॉट वाटर लिया तो उसमें डिसोसिएशन ही हुआ ना भाई। उसने हॉट वाटर ने एनर्जी दिया ना उसको, NaCl सॉलिड को। अच्छा ओके सर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स डोंट पुल अपार्ट द सॉल्ट, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट को पुल नहीं करे। जो सॉल्ट है उसके आयन वाटर मॉलिक्यूल को पुल कर रहा है। ठीक अच्छा, है, आफ्टर द ब्रेक, ओके। हाँ मतलब ऐसा है कि एक गैसेस आयन जो है ना, ये एक गैसेस आयन, इसके अराउंड बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ना कि एक H2O मॉलिक्यूल के अराउंड बहुत सारे सॉल्ट आ रहे हैं, ऐसा नहीं। समझाया? गैसेस आयन के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है और उसकी वजह से वो एक्वस आयन बन रहा है। एक गैसेस के अराउंड बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आ गए और वो सब मिला के क्या बना, गैसेस आयन, सॉरी एक्वस आयन। तो यही तो लैटिस एनर्जी में सर ने बताया होगा ना, डायग्राम नहीं बनाया सर ने, जैसे Na पॉजिटिव एक्वस का एक कुछ बना दिया होगा सर ने, जैसे ये जिसे Na पॉजिटिव गैस एंड इसके अराउंड H2O मॉलिक्यूल बनाए होंगे सर ने, बहुत सारे बनाए थे कि नहीं बनाए थे? ठीक है, तो यस दैट नाउ दिस इज एक्वस आयन। ये पूरा जो बना ये क्या बना, एक्वस आयन बन गया, इंक्लूडिंग वाटर जो है हमारे पास जो गैसेस आयन आ गया वो एक्वस आयन हो गया। दिस वाज ओनली एक्वस आयन, गैसेस आयन,
एंड दिस इज एक्वा साइन, ठीक है। और ये H2O जो है ना, इसका कौन सा एंड को अट्रैक्ट किया Na पॉजिटिव ने, Na पर पॉजिटिव चार्ज है, तो H2O का कौन सा वाला पार्ट अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव वाला पार्ट, और नेगेटिव इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो आगे चले। ओके, सो दो स्टेप में हमारे पास ये चीज हुई है। पहले स्टेप में क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंड सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ है। ओके, यस सिद्धार्थ, ऑब्वियसली H2O में ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर रहा है Na, और Cl जो है हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, बिकॉज H2O इज पोलर, ठीक है। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे कुछ चार्ज होगा, दैट इज पोलर कोवलेंट, दैट्स व्हाई हो रहा है। ओके, सो हमारे पास किसी भी सॉल्ट को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो पहले सॉल्ट जो है अपने गैसियस आयन में ब्रेक होता है, और फिर गैसियस आयन में ब्रेक होने के बाद उसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल आते हैं, और वो एक्वस आयन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो पहले स्टेप में एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, और सेकंड स्टेप में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्लियर है सभी को ये? तो अगर हमें किसी सॉल्ट की सॉलिबिलिटी की बात करनी है, तो हम क्या चाहेंगे कि यार अच्छा सॉल्ट कौन है, या किसी सॉल्ट की सॉलिबिलिटी ज्यादा कब है, जब उसको बिना एनर्जी दिए या बिना हीट दिए वो सॉल्युबल हो जाए। ऑब्वियसली ऑन गिविंग हीट तो ऑलमोस्ट सारे जो अपने पास सॉल्ट है वो डिजोल्व हो सकते हैं। अगर हम हीट प्रोवाइड कर दें तो सारे के सारे सॉल्ट जो है ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन विदाउट गिविंग हीट कोई सॉल्ट अगर डिजोल्व हो रहा है तो अच्छी है उसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले स्टेप में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो एनर्जी अगर सेकेंड स्टेप में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब कि हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड स्टेप में कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब रिलीज एनर्जी ज्यादा है, एंड लैटिस एनर्जी कम है, मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी कम है, तो ओवरऑल एनर्जी हमें क्या है, रिलीज ही होगा, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड एनर्जी कम और रिलीज वाली एनर्जी ज्यादा है, तो ओवरऑल एनर्जी क्या होगा, रिलीज ही होगा, मतलब हमें बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में सॉल्ट जो है वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, for solubility of salt, energy required in first step, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लैटिस एनर्जी, should be less than energy released in second step, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो सॉल्युबल कब होगा कोई भी सॉल्ट, जब लैटिस एनर्जी जो है वो क्या आएगी, कम आएगी, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा आएगी, तब वो सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, तब उस सॉल्ट का मतलब हम सॉल्युबल माने, ठीक है। तो ये कब होता है, मतलब तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, तो इट इज ऑब्जर्व दैट if size difference
of cation and anion is greater than hydration energy is higher than lattice energy. That is, salt is soluble. तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जितना ज्यादा साइज डिफरेंस होगा कैटायन और एनायन में, उतना ही हमारे पास लैटिस एनर्जी जो है वो कम होगा और हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो गया तो हमारे पास सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। ओके, तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी देखने के लिए साइज डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंट तो करने जा नहीं रहे, हम तुम्हें यहाँ पर एक कंक्लूजन बता रहे हैं कि जितना ज्यादा साइज डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। ठीक है, तो पहले लिख लो, वो भी लिखवा देते हैं कि साइज डिफरेंस ग्रेटर, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। पहले लिखो ये।
हो गया सबका? ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा साइज डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? सॉलिबिलिटी हो जाएगा। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो है उसका साइज डिफरेंस हमें क्या करना है? देखना है कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अलग अलग वो मॉलिक्यूल तुम्हें दे देंगे। तो साइज डिफरेंस अगर इंक्रीज हुआ तो सॉलिबिलिटी जो है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, ये हमें देखना है। और अगर ऑब्वियसली साइज डिफरेंस कम हुआ तो सॉलिबिलिटी कम होगा। ठीक है, तो अब तुम्हें साइज डिफरेंस कैसे देखना है? तो देखो, अगर अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फॉर स्मॉल कैटाइन, अगर हमारे पास कैटाइन छोटा है, अभी तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा कैटाइन छोटा है कौन सा बड़ा है? और इसलिए पीरियोडिक टेबल से देख सकते हो। तो फॉर स्मॉल कैटाइन, जैसे जैसे पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ेगा स्मॉल कैटाइन के लिए, अगर सॉरी स्मॉल कैटाइन है तो जैसे जैसे उसके लिए एनाइन का साइज हम बढ़ाएंगे तो साइज ऑफ एनाइन बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगा? देखो, कैटाइन छोटा है ना, और एनाइन का साइज बढ़ाते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली डिफरेंस बढ़ता जा रहा है ना, तो सॉलिबिलिटी जो है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कैटाइन जो है वो बड़ा है, ठीक है, तो फॉर लार्ज कैटाइन, तो कैटाइन अगर बड़ा है और साइज ऑफ एनाइन मतलब नेगेटिव आयन अगर हम बढ़ा रहे हैं तो फिर डिफरेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो सॉलिबिलिटी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये जब हमारे पास पॉजिटिव आयन सेम हो तब हम किसको कंपेयर करेंगे? नेगेटिव आयन को कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास अलग अलग सॉल्ट दे दिया और उनमें पॉजिटिव आयन सभी में क्या है? सेम है, तो जस्ट एनाइन को कंपेयर करो कि एनाइन बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, तो उससे तुम्हें सॉलिबिलिटी पता चल जाएगा। अब इसी टाइप से अगर हमें उन्होंने सॉल्ट में एनाइन कॉमन दे दिया तो फिर कैटाइन को देखेंगे कि कैटाइन का साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, तो फॉर स्मॉल एनायन, तो सेम चीज वहां पर भी लगाएंगे। एनायन छोटा है तो स्मॉल एनायन के लिए जैसे जैसे साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो क्या होगा? साइज डिफरेंस बढ़ेगा या कम होगा? नेगेटिव आयन छोटा है और कैटायन का साइज बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली साइज डिफरेंस बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली अगर हमारे पास एनायन बड़ा है तो नेगेटिव आयन बड़ा है, और अगर हम पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ाएंगे, अगर हम पॉजिटिव आयन का साइज क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो फिर क्या होगा? एनायन तो ऑलरेडी बड़ा है और कैटायन का साइज हम बढ़ा रहे हैं तो डिफरेंस क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है ना। तो साइज डिफरेंस कम होगा तो सॉलिबिलिटी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये हमें देखना है। मतलब हमारे पास जब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए जाएंगे या क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उनमें एक आयन जो है वो सेम देंगे। ठीक है, जब वो कंपेयर कराएंगे आपस में सॉलिबिलिटी, तो या तो कैटायन उनमें सेम रहेगा या एनायन सेम रहेगा, तो तुम्हें दूसरे आयन को कंपेयर करना है कि उसका साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, एंड उसके बेसिस पर तुम्हें साइज डिफरेंस देखना है कि साइज डिफरेंस बढ़ा या कम हुआ। अगर साइज डिफरेंस बढ़ा तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगा, और अगर साइज डिफरेंस कम हुआ तो सॉलिबिलिटी कम होगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है। इसी कंक्लूजन को हमें यूज करना है अलग अलग सॉल्ट का सॉलिबिलिटी कंपेयर करने के लिए। ओके, तो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
अलीशा, अलीशा जैसे मैंने देखो बताया अभी तुम्हें कि लास्ट पेज में क्या बताया हमने कि ये देखा गया है कि जितना ज्यादा कैटायन और एनायन का साइज डिफरेंस होता है उतना ही ज्यादा हमारे पास फिर हाइड्रेशन एनर्जी हो जाता है, किससे? लैटिस एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी अगर लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है। ठीक है। नाउ ये कब होता है? तो देखो हमारे पास, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा साइज डिफरेंस उतना ज्यादा सॉलिबिलिटी, और अगर साइज डिफरेंस कम है तो सॉलिबिलिटी कम है। ठीक है। तो अगर कैटायन छोटा ले लिया हमने तो साइज डिफरेंस कब बढ़ेगा? जब एनायन का साइज बढ़ाएंगे, है कि नहीं? कैटायन को अगर हम छोटा ले लें तो साइज डिफरेंस कब बढ़ सकता है? जब नेगेटिव आयन का साइज बढ़ेगा तभी बढ़ सकता है ना। तो छोटे कैटायन के लिए जितना बड़ा नेगेटिव आयन होगा उतना ज्यादा सॉलिबिलिटी। ओके। और अगर हमने कैटायन को बड़ा लिया, हमारे पास कैटायन बड़ा है, ओके, कैटायन क्या है? बड़ा है। तो फिर कैटायन बड़ा है तो फिर नेगेटिव आयन बड़ा है ऑलरेडी। और अगर हम, सॉरी, कैटायन बड़ा है मतलब पॉजिटिव आयन ऑलरेडी बड़ा है, और फिर हम नेगेटिव आयन को भी बड़ा करते जा रहे हैं, मतलब उसका भी साइज बढ़ाते जा रहे हैं, तो डिफरेंस क्या होता जाएगा? साइज डिफरेंस कम होता जाएगा ना, तो सॉलिबिलिटी कम होता जाएगा। ठीक है। नाउ सिमिलरली नेगेटिव आयन के लिए ले लेते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव आयन कॉमन ले लिया उन्होंने और वो छोटा नेगेटिव आयन है, ठीक है, तो नेगेटिव आयन छोटा है, और अगर तुम पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ा देते हो तो ऑब्वियसली डिफरेंस बढ़ रहा है ना। डिफरेंस बढ़ रहा है मतलब सॉलिबिलिटी बढ़ रहा है। सिमिलरली नेगेटिव आयन अगर बड़ा है और तुम पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ाते हो तो बड़ा नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ा है तो डिफरेंस कम हो रहा है, मतलब सॉलिबिलिटी कम हो रहा है। क्लियर है? यस अलीसिया, एक आयन कॉमन रहेगा। जब तुम्हें एग्जाम्पल या क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें, तो एक आयन कॉमन रहेगा और दूसरे को देखना है कि हम उसकी वजह से साइज डिफरेंस बढ़ा या कम हुआ।
हो गया सबका? ओके, सो नाउ क्वेश्चन लेते हैं। तो कंपेयर solubility of to compare solubility of LiF, NaF, KF, RBF, CSF, LiOH, NaOH, KOH, RBOH, CSOH, BeOH whole twice, MgOH whole twice, CaOH whole twice, SrOH whole twice, BaOH whole twice, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4, LiBr, NaBr, KBr, RBBr, CHBr, BeI2, MgI2, CaI2, SrI2, BaI2। ठीक है, तो चलो इनमें सॉल्युबिलिटी कंपेयर करो।
हो गया सबका? ओके, सो देखो, नाउ एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर हमने सभी में नेगेटिव आयन कॉमन लिए है ना, और पॉजिटिव आयन का साइज चेंज किया है। तो याद रखना, एफ नेगेटिव एंड ओ एच नेगेटिव जो है, इनको हम स्मॉल आयन बोलते हैं। नेगेटिव आयन में ये दो आयन को स्मॉल बोला जाता है जनरली, बाकी को लार्ज बोला जाता है। एफ नेगेटिव एंड ओ एच नेगेटिव क्या है, स्मॉल है, बाकी रेस्ट एन आयन जो है वो क्या है, लार्ज। ओके, तो अब देखो, फर्स्ट वाले में नेगेटिव आयन छोटा है, फर्स्ट वाले में नेगेटिव आयन क्या है, छोटा, एंड पॉजिटिव आयन का साइज देखो क्या हो रहा है, एल आई से एन ए से के से आरबी से सी एस। पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? नेगेटिव आयन तो छोटा है और पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ रहा है, तो डिफरेंस क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। यस दक्ष, वह एक्सपेरिमेंटली पता है। वैसे भी एफ नेगेटिव जो है हमारे पास, देखो एफ नेगेटिव में क्या है, कितने, तुम पीरियोडिक से भी इस चीज को देख सकते हो कि एफ नेगेटिव जो है उसमें और O2 नेगेटिव में भी अगर तुम कंपेयर करोगे, ठीक है, एफ नेगेटिव और O2 नेगेटिव से पहले तो कोई नेगेटिव आयन आता ही नहीं है ना। N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, एफ नेगेटिव से पहले कोई नेगेटिव आयन है ही नहीं है ना, तो पहले नेगेटिव आयन यही है। अच्छा, OH नेगेटिव की बात करेंगे तो एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। ओके, सो ऑक्सीजन भी छोटा है और हाइड्रोजन भी, दोनों छोटे हैं, तो इसलिए वो भी नेगेटिव आयन है, और उसका भी साइज कंपेयर करके ही, मतलब एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला वो छोटा होता है। ठीक है, हाँ, सो तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में नेगेटिव आयन छोटा है और पॉजिटिव आयन का साइज देखो बड़ा होता जा रहा है कि नहीं? एल आई से एन ए से के से आरबी से सी एस। तो डिफरेंस क्या होगा, जब नेगेटिव आयन हमने छोटा ले लिया तो साइज डिफरेंस देखो बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट वाले में भी ऐसा ही है, नेगेटिव आयन छोटा और पॉजिटिव आयन का साइज बड़ा करते जा रहे हैं, तो साइज डिफरेंस क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, तो वहां पर भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। उससे नेक्स्ट वाले में भी ऐसा ही है, ओ एच नेगेटिव इज कॉमन, जो कि छोटा आयन है, नेगेटिव आयन छोटा है, पॉजिटिव आयन का साइज क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो साइज डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसके बाद में बाकी में देखेंगे तो नेगेटिव आयन जो है बड़े हैं। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दो है या तीन है, ठीक है, बस ये देखो कि एक नेगेटिव आयन जो है उसकी बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट वाले में भी अगर हम देखेंगे, मतलब नेक्स्ट तीन में देखेंगे, तो उनमें क्या नेगेटिव आयन बड़ा है। ओके, नेगेटिव आयन क्या है, बड़ा है। यस सिद्धार्थ, ऑब्वियसली जो कॉमन है ना उसको एज इट इज रखो और बाकी को कंपेयर करो कि बाकी में क्या चीज है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव आयन सभी में कॉमन है, पॉजिटिव आयन का साइज कंपेयर करना, तो उससे हमें साइज डिफरेंस पता चल जाएगा। नाउ बाकी तीन में देखो, SO4 2 नेगेटिव है, Br नेगेटिव है और I नेगेटिव है ना, जो कि बड़े नेगेटिव आयन, तो नेगेटिव आयन अभी बड़े हैं, और पॉजिटिव आयन का साइज हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं। बी से एमजी गए, एमजी से कैल्शियम गए, कैल्शियम से एसआर गए, एसआर से बी ए गए, तो ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो साइज ऑफ कैटायन जो है बड़ा होता जा रहा है। नेगेटिव आयन ऑलरेडी बड़ा था, कैटायन का साइज बड़ा करते जा रहे हैं, तो कैटायन और एनायन में साइज डिफरेंस कम होता जा रहा है, दैट्स व्हाई सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम होगा। इसी टाइप से इससे नेक्स्ट वाले में भी नेगेटिव आयन बड़ा है एंड पॉजिटिव आयन देखो, एल आई से एन ए गए, एन ए से के से आरबी से सी एस, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन का साइज क्या हुआ, बड़ा, तो पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ रहा है, नेगेटिव आयन ऑलरेडी बड़ा है, तो साइज डिफरेंस यहाँ पर भी कम हुआ, मीन सॉल्युबिलिटी कम हुआ। इससे नेक्स्ट वाले में भी सेम है, आई नेगेटिव बड़ा आयन है एंड पॉजिटिव आयन धीरे धीरे हम साइज में बड़ा करते जा रहे हैं, साइज डिफरेंस कम होता जा रहा है, दैट्स व्हाई सॉल्युबिलिटी कम होती है। क्लियर है सभी को? तो स्टार्टिंग के तीन जो थे उनमें नेगेटिव आयन छोटा था, तो कैटायन का साइज बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा था। बाकी तीन में नेगेटिव आयन बड़ा था, तो अगर हम पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ाएंगे तो साइज डिफरेंस कम हो जाएगा एंड दैट्स व्हाई सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। क्लियर है सबको?
तो इस टाइप से हम सॉल्ट का सॉलिबिलिटी कंपेयर करेंगे। सोनक जैसा मैंने ऊपर ही लिखा दिया यार कि F नेगेटिव और OH नेगेटिव जो है इनको छोटा आयन बोलते हैं। नेगेटिव आयन में दो ही आयन को छोटा बोलेंगे हम, एक तो F नेगेटिव और एक OH नेगेटिव। बाकी जितने भी एनायन है लार्ज है, लिखा तो है ना, F नेगेटिव एंड OH नेगेटिव स्मॉल, रेस्ट एनायन लार्ज। क्लियर है? ओके, सो ये हमारे पास हो गया। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में अभी इसको कुछ एक्सेप्शन भी वगैरह भी आएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि वो एक्सेप्शन का रीजन क्या है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे। तो आज लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। होमवर्क नोट कर लो सभी लोग। यस दक्ष बोलो। Sir, I wanted to ask you that from BCL. Sorry, after you give homework, I'll ask. एको 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 रूम का एको हो रहा है तुम्हारा। बोलो। Hello, sir. अरे गूंज रही है आवाज। बोलो। Sir, now it is okay. Hello. अभी गूंज रही है, बोलो बोलो बोलो, चलेगा। गूंज रही है वैसा भी आवाज। बोलो क्या बोल रहे हो? Sir, I am saying that BCL2 वाले part में you can go once. BCl2 में क्या क्या BCl2 क्या करें? BCl2 एक्चुअली कोवेलेंट होता है, क्या करें उसमें? Sir, जहाँ पे लैटिस एनर्जी देखा था। इधर, हाँ ये वाला। Yes, sir. Over here जो दो Cl है, तो we will not see both of the Cl. We will only see one bond and then comment. नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, अपने पास अगर आयनिक बॉन्ड ये बनाते हैं तो इस B और इस Cl के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, एंड सिमिलरली इस B और इस Cl के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी इस बॉन्ड की होगी और इस बॉन्ड की होगी, दो लैटिस एनर्जी होगी। ठीक है, तो दोनों लैटिस एनर्जी को ऐड करके ओवरऑल लैटिस एनर्जी आएगी। क्लियर है? तो नाउ होमवर्क नोट कर लो। बोलो। Sir, I'm saying suppose BCl और का लैटिस एनर्जी कम आता और दूसरे BCl मतलब का भी कम आता, then how will we know that the addition of them will be greater than LiCl or not? नहीं, दोनों की लैटिस एनर्जी सेम होगी, दोनों BCl बॉन्ड की लैटिस एनर्जी सेम होगी। ये दोनों BCl बॉन्ड, सपोज एक का कम आ रहा है, तो how will we know that दोनों का एडिशन करके LiCl से भी ज्यादा आएगा? एक का कम क्यों आएगा? दोनों सेम टाइप के बॉन्ड है ना, ये दोनों सेम टाइप के बॉन्ड है, दोनों के बीच में सेम अट्रैक्शन है। इस Cl और इस Cl B के बीच में अट्रैक्शन जितना है उतना ही इस B और इस Cl के बीच में अट्रैक्शन है। Yes, sir, no, I meant that मतलब if we take one और हमको कैसे पता उसका 2 times will be more than LiCl? How can we comment? अरे यार ये तो वैसे ही ग्रेटर है ना भाई, वो तो चार्ज की वजह से भी तुम देख सकते हो ना, वो तो तुम चार्ज वगैरह की वजह से भी देख सकते हो यार। इस पर B पर +2 चार्ज है, इस पर Li पर +1 चार्ज है, तो उसमें वैसे ही आंसर आ रहा है, उसमें दोनों की ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। Okay. दोनों लैटिस एनर्जी भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही चार्ज की वजह से ग्रेटर आ गया। समझाया? नाउ होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क जो है वो रहेगा फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट जो है, स्टार्टिंग वाला बेसिक कॉन्सेप्ट, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव बेसिक कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 13 जो है होमवर्क रहेगा, एंड 19 to 21 ऑल्सो, 1 to 13 एंड 19 to 21, ये रहेगा आज का होमवर्क। यस दक्ष। ओके, सो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।
बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम सॉलिबिलिटी का जो हमने अभी ट्रेंड बताया उसमें भी कुछ एक्सेप्शन वगैरह आएंगे और उसका रीजन क्या है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। सो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय।